बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट साइड एकेडमी में। और अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स हम खत्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह सेकंड ईयर का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। और ये इसलिए ज़रूरी है कि मतलब इक्वल ब्रेकिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग, ये जो मुख्तलिफ नेम्स है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिटेल में इसको हम कवर कर सके। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे दोनों के डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, होमोलाइसिस के भी एंड हेट्रोलाइसिस के भी, होमोलाइटिक के भी एंड हेट्रोलाइटिक के भी। तो चलो पहले हम एक चीज को पढ़ते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्ड है XY, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में ये हमारे पास सपोज कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जनरली ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं, अब ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड है। अब इस एग्जिस्टिंग बॉन्ड को अगर हम इसकी ब्रेकेज करना चाहें, और तो जब ब्रेकेज करेंगे तो ये हमारे पास जो स्पीशीज होंगे ये इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाएंगे। मतलब ये है कि ये स्पीशीज इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ मतलब ये आ जाएंगे, लेकिन अब ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव नहीं है, ये फिर बाद की बात है। लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये ओपन हो जाता है। इसी तरह जो मोस्ट केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो एग्जिस्टेंट बॉन्ड होते हैं, उनकी ब्रेकेज होती है और फिर न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग ये मल्टीपल वेज में हो सकती है। क्या मल्टीपल वेज में ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है? और इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं? फिजन। कोई फिशन कहता है, कोई फिजन कहता है, डिपेंड ऑन यू। अब ये जो फिजन है, ठीक है, ये क्या है? तो हम कहते हैं कि द ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, द ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड फिजन। फिजन। अब ये फिजन और ये किस चीज को कहते हैं? ये हमारे पास जो ब्रेकेज होती है। तो मैंने कहा कि ये ब्रेकेज हमारे पास मल्टीपल वेज में होती है। क्या? मल्टीपल वेज में होती है। तो अगर मैं कहूं कि टू प्राइमरी, अब मैं टू प्राइमरी जो बेसिक्स है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन को लेता हूं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, इसको मैं लेता हूं। तो मेरे पास कौन से होंगे? तो वो मेरे पास आते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, एंड द सेकंड वन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। अब होमोलाइटिक तो ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड इसका क्या मतलब है कि इक्वल ब्रेकिंग। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको यहीं से आइडिया हो जाए। ये भी ग्रीक वर्ड है, इसको हम कहते हैं कि अनइक्वल ब्रेकिंग। आपने ये इक्वल और अनइक्वल का ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे ये हमारे पास आएंगे। इस पे हम आगे जब बात करेंगे। हम अब डिस्कस कर रहे हैं होमोलाइटिक को। हेट्रोलाइटिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं कि द नंबर वन, ये हमारे पास नंबर वन है, ये हमारे पास नंबर सेकंड। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, इसको होमोलाइसिस भी कहते हैं। क्या? होमोलाइसिस भी कहते हैं। इसको इक्वल ब्रेकिंग भी कहते हैं।
ये भी आपने इसके नाम याद रखने हैं पेपर में, अगर वो एक बिग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डिस्कस इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग, तो फिर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये हमारा होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक पे ये बात हो रही है। ठीक है, ये तो हमने कहा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग ये इस तरह हो रही है, लेकिन अब इसमें जब डिसोसिएशन होती है तो डिसोसिएशन में क्या होता है बेसिकली, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है ए और बी। अब ये मॉलिक्यूल जब यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो इन केस आप होमोलाइसिस, इसको अब चाहिए क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही पॉसिबल है ताकि इनके दरमियान जो फोर्सेस है उसको ब्रेक कर सके, उसको ओवरकम कर सके और इन दोनों स्पीशीज को आजाद कर सके, इन दोनों स्पीशीज को आजाद कर सके। अब इन दिस केस यहां पे होमोलाइसिस के केस में ये इस तरह का पोजीशन होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इन प्लस बी के साथ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है कि यहां पे जो हमारे पास स्पीशीज बनी है तो बोथ द स्पीशीज रिटेन इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब यह है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आए, ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल है। अगर आपको रेडिकल लेक्चर आपने देखा है तो उसमें हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी भी स्पीशीज के साथ तो उसको हम कहते हैं प्री रेडिकल। तो ये अब हमारे पास एक प्री रेडिकल है और ये भी हमारे पास प्री रेडिकल है। यहां पे जो ब्रेकिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले, क्यों, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो इक्वल थी। वो क्या थी, वो इक्वल थी। अगर इस एग्जांपल को मैं इस तरह करूं कि मैं कहूं कि Cl इनके दरमियान बॉन्ड है तो Cl प्लस Cl, अगर मैं इस तरह की बात कर लूं, या मैं F2 की बात करूं, या मैं H2 की बात करूं, या मैं Br2 की बात करूं, या मैं N2 की बात करूं, जो भी हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे हमारे पास इक्वल फोर्स है दोनों साइड से, तो ये हमारे पास एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है। क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो डिसोसिएशन है तो वो इक्वल है, दोनों के पास एक एक रेडिकल है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि होमोलाइटिक फिजन के लिए फॉर, ये बात आपने जरूर नोट करनी है, अंडरलाइन में, फॉर होमोलाइटिक फिजन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्पार्क होमोलाइटिक फिजन, टू स्पार्क होमोलाइटिक फिजन। मतलब ये कि इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो फिर इस तरह के केसेस हमारे पास कितने हैं, ज्यादा है या कम है, तो हम कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई सच फिजन अकर इन सम केसेस, मतलब ये कि यूजुअली नहीं होते, ये सम केसेस में हम होमोलाइटिक फिजन करते हैं। तो फिर भी अगर हम होमोलाइटिक फिजन की तरफ जाते हैं तो हमें एनर्जी कहां से रिक्वायर्ड है, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फिर कहां से, इसको हम लेंगे कि अगर हम इस तरह का रिएक्शन करना चाहते हैं तो इस मॉलिक्यूल को हम सब्जेक्ट करेंगे कहां पे, द मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का
स्पेक्ट्रम पोर्शन है वहां पे, ठीक है। तो रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR भी इसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये है कि इस तरह के रिएक्शन में फिर हम यूवी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? यूवी। जब ये मॉलिक्यूल वहां पे सब्जेक्ट होगा तो वही इसकी ब्रेकिंग कर सकती है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो सेकेंड केस में हम कह सकते हैं कि आप कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द मॉलिक्यूल is subjected to high heat। अब ये हीट कितना हाई होना चाहिए? ये हीट हमारे पास कितना हाई होना चाहिए? In order to overcome the bond dissociation energy, in order to overcome the bond dissociation energy, the bond dissociation एनर्जी, मतलब यह है कि इतना होना चाहिए ताकि इस एनर्जी को वो ब्रेक कर सकेगी। जितनी ये एनर्जी है, अगर हम इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि ये यहाँ पे एक बॉन्ड है, मैं इसको तोड़ना चाहूं तो इसके दरमियान जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए मुझे इससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इक्वल पे ये ब्रेक नहीं होगा, इससे ज्यादा एनर्जी जब मैं प्रोवाइड करूंगा तभी ये ब्रेक होगा, ठीक है। और ये तो हमारे पास टू केसेस आ गए कि मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और वी कैन से कि हमारे पास हो जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं हो तो फिर हम मॉलिक्यूल को हाई हीट में एक्सपोज करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं आपको कार्बन कंपाउंड का भी इसके साथ में बता देता हूं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और पॉइंट जो आता है कि When carbon compound subjected to, अब जब कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं तब भी होमोलैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। When carbon compounds are subjected to extremely हाई टेम्परेचर, लेकिन ये कहां पे होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब कार्बन कंपाउंड को हाईली टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है इन ऑर्डर टू facilitate the pyrolysis, in order to facilitate the pyrolysis, in order to facilitate ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। अब ये तो हमने ज्यादातर हाई एनर्जी की बात की, लो एनर्जी कहां पे रिक्वायर्ड है? तो लो एनर्जी के लिए भी कैसे हमारे पास है कि जब हम ऑक्सीजन की पर ऑक्साइड में होमोलाइसिस करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for breaking oxygen bond in peroxides। अब ये क्यों स्मॉल अमाउंट एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है पर ऑक्साइड में? बिकॉज इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर वीक। यहां पे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो वीक होते हैं। सो इसलिए जब हम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की होमोलैटिक बॉन्ड फिजन करते हैं तो वहां पे हमें स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। तो हाई के लिए भी हमने बात की और स्मॉल के लिए भी हमने बात की। अभी हम मूव करते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन की तरफ। सेकंड था हमारा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि
अनइक्वल ब्रेकिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग, वो इक्वल ब्रेकिंग थी और ये हमारे पास अनइक्वल ब्रेकिंग है। इसको हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेटेरोलाइसिस भी कहा जाता है, हेटेरोलाइसिस भी कहा जाता है। यहां पे जो केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो अनइक्वल होती है। द बॉन्ड ब्रेकिंग इज वहां पे इक्वल थी, यहां पे अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है? क्यों अनइक्वल है वो बताता हूं। रिजल्टिंग, तो ये अनइक्वल की वजह से क्या होता है? रिजल्टिंग ईच मॉलिक्यूल रिटेन वन इलेक्ट्रॉन। ईच मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पे एक है, वो ईच मॉलिक्यूल का हमारे पास उसमें था वन मॉलिक्यूल रिटेन इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा खाली रह जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, ये मार्कर है, दो बंदे इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो होमोलैटिक में हम कहते हैं कि इक्वल जाएगा, आधा इसकी तरफ आधा उसकी तरफ, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल है। यहां पे हेटेरोलाइटिक में जब ये पावर होगा तो लेट्स सपोज राइट हैंड का पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, तो ये यहां पे आ गया। अब पूरे के पूरे मार्कर इसके पास आ गया और इसके पास कुछ भी नहीं रह गया। ये हेटेरोलाइटिक में होता है कि एक के पास पूरी की पूरी चीज चली गई, दूसरे के पास कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, अब ये क्यों होता है? यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं HCl की, तो एग्जांपल के बाद ही इसको हम समझ सकेंगे। अब यहां पे ये पेयर जाएगा इसकी तरफ, मतलब ये है कि ये होगा H प्लस क्लोरीन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास कुछ नहीं है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला गया। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला गया तो रिटेन बॉन्ड पेयर, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कह ले, बॉन्ड पेयर कह ले, जो भी है, और इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसी वजह से इसमें एक के पास पूरे का पूरा पेयर चला जाता है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास बन गया है कैटाइन और ये हमारे पास बन गया है एनाइन। मतलब ये है कि यहां पे कैटाइन और एनाइन बनते हैं हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, और होमोलाइटिक में हमारे पास कैटाइन और एनाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे इस एग्जांपल को फर्दर और एलाबोरेट करें, हम कहें कि ये है हमारे पास केस 1 में, लेट्स सपोज जी इसकी तरफ आया, तो यहां पे हमारे पास है कि A प्लस B नेगेटिव। सेकंड केस में हमारे पास केस 2 में ये यहां पे आया, तो A नेगेटिव B पॉजिटिव। मतलब यह है कि दोनों केसेस पॉसिबल है। क्या है? दोनों केसेस पॉसिबल है। तो इट मीन कि इस केस में रिटेन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर इसने किया था और इस केस में इसने किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो एनाइन होते हैं, बेसिकली एनाइन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं। कैटाइन जो होते हैं वो इसको रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एनाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को वो रिटेन करते हैं, जो कैटाइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिटेन नहीं कर सकते, बल्कि वो लूज कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो लूज करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि द स्पीशीज विद मैक्सिमम electronegativity retain the electron pair, और ये मोस्ट क्या होते हैं? एनाइंस होते हैं। क्या होते हैं?
एनायन होते हैं। अब यहां पे जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिस तरह वहां पे हमने बात की, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपने होमोलाइटिक के साथ इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने देना, ठीक है। इसको समटाइम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, समटाइम्स, क्योंकि अगर आगे के बॉन्ड एनर्जी कहे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे बॉन्ड एनर्जी। और एग्जांपल HCl का भी है, आप यहां पे HF का भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप HBr का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैटायन और ये हमारे पास है एनायन। तो ये हमारे पास होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन है कि होमोलाइटिक में किस तरह होता है और हेटेरोलाइटिक में किस तरह होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हेटेरोलाइसिस है, ये क्या हमें बना के देता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पॉइंट को आप गौर से देख लें। हेटेरोलाइसिस, अब हेटेरोलाइसिस हमें क्या कहते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत ही अहम है दोनों, कि जब भी हेटेरोलाइसिस होती है तो एक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास नहीं होते, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो बेसिकली हमारा है न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेटेरोलाइसिस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस तरह कैटायन और एनायन बना के दे रहा है, इसी तरह ये हमारे पास हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना के दे रहा है। तो अगर आपका आ जाए कि हेटेरोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो फिर अगर ऑप्शन में ये चीजें मौजूद हैं तो ये आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दोनों को हमने डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ लिया है। होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई इशू है तो आप कमेंट्स एरिया में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।